नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम प्रश्न बैंक में जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 12 इसके प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे प्रश्न बैंक से। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी के बारे में हम इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत हम किसी जीव में आनुवांशिक परिवर्तन करते हैं उसके डीएनए में परिवर्तन करके, और ये जिस तकनीक से किया जाता है उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं या RDT कहते हैं। ठीक है, इसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं या आनुवांशिक प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, अब इसी के कुछ उपयोग अपन देख लेते हैं। इसका हम कृषि के क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं, यानी एग्रीकल्चर में इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, हम इसका उपयोग जो कर सकते हैं वो इंडस्ट्रीज़ में यानी उद्योगों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो इसका उपयोग हम रिसर्च में यानी अनुसंधान में कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो हम ऐसी फसलों का निर्माण कर सकते हैं जिनकी उत्पादकता कैसी हो, ज़्यादा हो, कीटरोधी फसलें हों, और जिनको हम हार्वेस्ट करेंगे जब फसल उगने के बाद हम उसे काट के रखते हैं उसके बाद उसका जो लाइफ टाइम पीरियड है वो बढ़ जाए, ऐसी फसलों का हम निर्माण कर सकते हैं। उसके अलावा मेडिसिन में अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले डायग्नोसिस के लिए, जैसे कैंसर का पता लगाने के लिए हम PCR तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, और एड्स का पता लगाने के लिए हम ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ तकनीक है जिनका उपयोग हम मेडिसिन क्षेत्र में डायग्नोसिस के लिए कर सकते हैं, मतलब पता लगाने के लिए कर सकते हैं रोगों का, यानी निदानात्मक क्षेत्र में। दूसरा, उपचार के क्षेत्र में, जैसे कि हम वैक्सीन बना लें। ठीक है, वैक्सीन के अलावा हम ट्रीटमेंट में जीन थेरेपी का उपयोग करते हैं। ठीक है, इंसुलिन बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं, एंजाइम्स बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। फिर इंडस्ट्रीज़ में बात करूँ तो अल्कोहल बनाने के लिए, एंजाइम्स बनाने के लिए, एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें जो हमें इसमें पढ़नी है। इसमें कुछ स्मरणीय बिंदु हैं वो देख लेते हैं। पहला है, इंसुलिन 2 पेप्टाइड्स की श्रृंखलाओं से बना होता है। इसमें 2 पेप्टाइड होते हैं, A पेप्टाइड, एक होता है B पेप्टाइड और एक होता है C पेप्टाइड। लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसलिए बाद में क्या होता है, जो मैच्योर इंसुलिन बनता है उसमें से हट जाता है और ये 2 ही पेप्टाइड बनते हैं जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं इसकी। इंसुलिन की जो पेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से, डाइसल्फाइड मतलब 2 सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। बीटा एक जैविक विष है, बीटा नहीं होना चाहिए वैसे, ये BT है। BT मतलब BT कॉटन में जो बैसिलस thuringiensis है वो क्या है, एक जैविक विष होता है। इसके बाद है, राइबोजियम में उपस्थित निफ जीवाणु को मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। जो निफ जीवाणु होता है जिसे NIF कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके पौधों के लिए उपलब्ध कराता है। इसके बाद है, मानव निर्मित अन्न ट्रीटिकेल है। ठीक है, इसके बाद है, सोनेरा 64 लार्ज रोजा गेहूं की किस्में हैं। तो आपसे पूछ सकता है गेहूं की किस्में कौन कौन सी है, सोनेरा 64 और लार्ज रोजा 64। सुनहरे चावल में क्या होता है, विटामिन A प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए इसे हम गोल्डन राइस कहते हैं क्योंकि ये सुनहरे रंग का हमें दिखाई देता है। फिर है, GM फसलें जेनेटिकली मॉडिफाइड होती हैं। GM फसलें में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें कहलाती हैं जिनके जीन में हम परिवर्तन करते हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। मानव निर्मित अन्न है, कौन सा है, ट्रिटिकम है। सोनेरा 64 और लारोस 64 क्या है, गेहूं की प्रजातियां हैं। संकरण के समय फूल की कली से पुंकेसर को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, इसे हम विपुंसन कहते हैं। क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। संकर ज्यादातर जनक से ओजस्वी होते हैं क्योंकि, इसका मतलब है कि संकर प्रजाति हाइब्रिड, संकर का मतलब होता है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड जो प्रजातियां हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं अपने जनक से। ऐसा क्यों होता है, संकर ओज के कारण। ठीक है, TI प्लाज्मिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है वो क्या होता है, TI मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, इसको हम निकालते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन से। ठीक है, इसके बाद है, BT टॉक्सिन है। BT टॉक्सिन क्या है, ये ऐसा टॉक्सिन है जो इंसेक्ट को यानी कीटों को खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। यह किस प्रकार का प्रोटीन है, इसे हम कहते हैं बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन, बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन। ठीक है, वह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
तो रिक्त स्थानों की बात करें तो देश के जैव संसाधनों की चोरी, डकैती और गैर कानूनी दोहन क्या कहलाता है? बायोपायरेसी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोपायरेसी कहलाता है। जैविक पदार्थों के प्रयोग के लिए एक आज्ञा पत्र क्या है? इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं बायो पेटेंट। बायो पेटेंट, ठीक है। जैव एकाधिकार इसे कहा जाता है, बायो पेटेंट इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है जीवित जीवधारियों द्वारा उत्पन्न यौगिक क्या है? तो जीवित जीवधारी मतलब जो जीवित हैं उनके द्वारा जो यौगिक उत्पन्न किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल या जैव अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल या जैव अणु। फिर है यह मानकों का एक समूह है जिसका प्रयोग हमारे कार्यों एवं जैविक संसार के बीच संबंधों को नियंत्रित करने में किया जाता है। मानकों मतलब रूल्स हैं इसमें। तो रूल्स किस में है? इन्हें हम बायोलॉजिकल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, जैव आचार संहिता कहते हैं। यह मानकों का ऐसा समूह होता है जिनका प्रयोग हमारे कार्यों और जैविक संचार के बीच संबंध स्थापित करने में किया जाता है। ऐसे जीव जिनके आनुवंशिक संगठन को बदल दिया जाता है, ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीव इन्हें कहा जाता है, यानी GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है। अब है सही जोड़ी बनाएं। एंटीबायोटिक एस वॉक्समैन ने इनकी खोज की थी। ठीक है। इसके बाद है ह्यूमिलिन। ह्यूमिलिन मानव इंसुलिन जो हम बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का उपयोग करके, उसे हम ह्यूमिलिन कहते हैं। बायोपायरेसी क्या है? जैव अणु एवं जीन की चोरी को हम बायोपायरेसी कहते हैं। इंटरफेरोन क्या है? ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो ऐसी कोशिकाओं के द्वारा निकाले जाते हैं जो कि विषाणु से अफेक्टेड होती हैं। तो विषाणु के लिए प्रति विषाणु प्रोटीन का ये काम करती हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें संक्रमण हो गया है वे कोशिकाएं इसे रिलीज करती हैं, वे कोशिकाएं इसका निर्माण करती हैं, किसका? इंटरफेरोन को, जिससे कि जो बाकी स्वस्थ कोशिकाएं हैं उन्हें विषाणु से बचाया जा सके। इसके बाद है एक शब्द में अंतर। प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम लिखिए। तो प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी? टोबैको यानी तंबाकू। दूसरा है बीटी कपास में स्थानांतरित कीटरोधी प्रोटीन का नाम लिखिए। प्रोटीन का नाम क्या हो जाएगा? क्राई प्रोटीन। क्या हो जाएगा इसका? क्राई प्रोटीन। और ये कौन सा जीवाणु निकालता है? बैसिलस थुरिंजिनेसिस जीवाणु इसको निकालता है। ठीक है। मानव निर्मित इंसुलिन का नाम क्या है? इसे हम ह्यूमिलिन कहते हैं। निफ जीन किस सूची में पाए जाते हैं? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं, यानी राइजोबियम में। किसमें? राइजोबियम में। फिर है प्रथम पारजीनी गाय का नाम क्या है? तो इसका नाम है रोजी। क्या नाम है इसका? रोजी। फिर लिखा है इंसुलिन की दोनों चेन किस बंध से जुड़ी होती हैं? तो डाई सल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़ी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेम सेल प्रौद्योगिकी क्या है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेम सेल क्या होती है। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें शरीर के किसी भी अंग के रूप में परिवर्तित होने की या विकसित होने की क्षमता होती है, ऐसी कोशिकाओं को हम स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। तो स्टेम सेल प्रौद्योगिकी क्या हो जाएगी? ऐसी प्रौद्योगिकी जिसमें हम अपनी स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करते हैं नए अंगों के निर्माण के लिए या फिर किसी भी रोग के उपचार के लिए। या तो रोग के उपचार के लिए करेंगे या अंगों के निर्माण के लिए करेंगे। जैसे अगर किसी एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ टूट गया, तो उसके नए हाथ का निर्माण हम स्टेम सेल प्रौद्योगिकी से कर सकते हैं। किसी का लिवर खराब हो गया तो हम जैव प्रौद्योगिकी से, स्टेम सेल प्रौद्योगिकी से उसका लिवर बना सकते हैं। ऐसे ही किडनी ट्रांसप्लांटेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम स्टेम सेल प्रौद्योगिकी का सही से उपयोग कर पाए तो। ठीक है। इसके बाद है पारजीनी जीवाणु क्या होते हैं? पारजीनी जीवाणु ऐसे जीवाणु होते हैं जिन्हें हम इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। तो एक ऐसे जीवाणु होते हैं जिनका जो डीएनए है वो किसी बाहरी डीएनए के साथ में जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मान चलो ई-कोलाई कोशिका है, इसमें अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल देंगे, मतलब ऐसा डीएनए जिसमें बाहरी डीएनए जुड़ा हुआ है, ऐसे डीएनए को जब हम इस कोशिका के अंदर डाल देंगे तो ऐसे जीवाणु को हम पारजीनी जीवाणु कहेंगे, क्योंकि उसमें क्या है? उसमें बाहरी जीन है, उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए उपस्थित है, इसलिए हम उसे पारजीनी जीवाणु कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जैव चोरी या बायोपायरेसी को उदाहरण से ही समझेगा। पहले तो ये बता दो कि बायोपायरेसी होता क्या है। जैव चोरी या बायोपायरेसी क्या है? जैविक संसाधनों का
बिना किसी अधिकार के दोहन करना, है ना, बिना परमिशन के उनका दोहन करना क्या कहलाता है? जैव चोरी या बायोपायरेसी। उदाहरण से समझे तो जैसे यूएसए ने, अमेरिका ने हमारे बासमती राइस का बिना हमारे अधिकार के, बिना हमारी परमिशन के उसका उपयोग किया, ठीक है। और वर्तमान में कई सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसका अनाधिकृत रूप से उपयोग कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्डन राइस से आप क्या समझते हैं? तो गोल्डन राइस क्या है? यह एक इस प्रकार का चावल है जिसके अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसी विटामिन ए के कारण इसकी जो रंग है वो कैसा होता है? गोल्ड कलर का होता है या सुनहरे कलर का होता है, इसलिए से हम सुनहरा चावल या गोल्डन राइस कहते हैं। क्राई प्रोटीन क्या है? बैसिलस थुरिंजेन्सिस जो बैक्टीरिया है, बैसिलस थुरिंजेन्सिस बैक्टीरिया से जो प्रोटीन बनता है, जो वो प्रोटीन बनाता है उसे हम क्राई प्रोटीन कहते हैं। यह प्रोटीन कीटाणुनाशक होता है, अर्थात कीट हैं उन कीटों से फसल की रोकथाम करता है, इन फसल को प्रतिरोधी बनाने का काम करता है, ठीक है। फिर लिखा है कृत्रिम रूप से इंसुलिन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? मतलब आर्टिफिशियली हम इंसुलिन कैसे बनाते हैं? तो हम क्या करते हैं, जैसे इंसुलिन में 2 एक्टिव चेन होती है, एक को ए पेप्टाइड बोलते हैं, एक को सी पेप्टाइड बोलते हैं। जो बी पेप्टाइड होता है वो उसकी इसमें ज़रूरत नहीं होती। तो इन 2 पेप्टाइड को हम अलग अलग इकोलाई में अलग अलग बनाते हैं। एक इकोलाई में हमने ए बना लिया, एक इकोलाई में हमने सी बना लिया, इनको बाहर निकाल लेते हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देते हैं। तो आर्टिफिशियली हम इसका निर्माण किससे करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग से करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से करते हैं, यानी पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस क्या है? इसे हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को अंदर से किसी एक विशेष जगह से काटते हैं, ठीक है, और इसे काटने के बाद हम इसका उपयोग करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, आनुवंशिक प्रौद्योगिकी में, और 2 जीन को आपस में जोड़ने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो यह क्या होते हैं? यह विशिष्ट प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं, जैसे कि हो गया EcoR1। EcoR1 एक प्रकार का प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है जो GAATTC पर काटता है, ठीक है। GAATTC पर काटने वाला एंजाइम कौन सा है? EcoR1 है, ठीक है। इसके बाद है स्टेम कोशिका तकनीक के 3 उपयोग लिखिए। सबसे पहला इसमें क्या होती है? पुनर्जनन की क्षमता होती है। तो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब अगर कोई कोशिका खराब हो गई है, टूट गई है, तो उसको सही करने में इसका उपयोग करेंगे। दूसरा, इसको हम किसी भी शरीर के अन्य भाग को, अन्य अंग के निर्माण में इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, मधुमेह के उपचार में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अगर कोई ऊतक नष्ट हो गया है या कोई भी अंग जो नष्ट हो गया है, जैसे बाल हो गए, दांत हो गए, है ना, इन सब के रिप्लेसमेंट में भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? इंटरफेरॉन क्या है? इसके 3 प्रकार लिखिए। देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि इंटरफेरॉन है क्या। ये क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। अब ये जो प्रोटीन है वो निकालता कौन है? जैसे कि मान के चलो एक वायरस आया, इस विषाणु ने एक कोशिका को संक्रमित किया। अब ये जो संक्रमित कोशिका है ये उस प्रोटीन को रिलीज करेगी जिसका नाम क्या है? इंटरफेरॉन। अब ये प्रोटीन क्या करता है? दूसरी जो कोशिका है, जो स्वस्थ कोशिका है, उसके ऊपर कवरिंग कर लेता है, उसको बचाने का काम करता है इस विषाणु से, ठीक है। तो इंटरफेरॉन क्या होते हैं? एक प्रकार के विषाणुरोधी प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? विषाणुरोधी प्रोटीन होते हैं जो कि विषाणु से संक्रमित कोशिका के द्वारा इनका उत्सर्जन किया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं अल्फा इंटरफेरॉन, दूसरे होते हैं बीटा इंटरफेरॉन, तीसरे होते हैं गामा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, बीटा इंटरफेरॉन को हम फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं, और गामा इंटरफेरॉन को हम इम्यून इंटरफेरॉन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है जीन उपचार विधि का उपयोग भ्रूण उपचार में किस प्रकार किया जाता है? जीन उपचार मतलब जीन थेरेपी का उपयोग हम भ्रूण उपचार में कैसे करते हैं? क्या करेंगे? भ्रूण में से हम स्टेम कोशिकाएं बाहर निकालेंगे। कौन सी कोशिकाएं? स्टेम कोशिकाएं बाहर निकालेंगे। भ्रूण मतलब जाइगोट से जो बना वो भ्रूण है, उससे हमने क्या निकाली? स्टेम कोशिकाएं बाहर निकाली। अब बाहर निकालने के बाद उसके अंदर हम एक अच्छा जीन जो कार्य करता हो, जो वो इसके अंदर हम रिप्लेस कर देंगे, वो डाल देंगे वापस से, और इस जीन को यानी इस कोशिका को, स्टेम कोशिका को वापस से उस भ्रूण के अंदर स्थानांतरित कर देते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले भ्रूण के अंदर से कुछ स्टेम कोशिकाओं को हम बाहर प्लेट में निकाल लेंगे, ठीक है। भ्रूण में से हमने क्या किया? कोशिकाओं को बाहर निकाल लिया।
इन कोशिकाओं के डीएनए में हम परिवर्तन करेंगे और इस परिवर्तित डीएनए को वापस मतलब इस अच्छा जीन लेके हम इसमें डाल देंगे और जो इस जीन को वापस इन कोशिकाओं में ट्रांसफ़र कर देंगे और इस कोशिका को फिर से हम भ्रूण में डाल देंगे। अब जो भ्रूण के अंदर जो नई कोशिकाएं बनेंगी उनके अंदर ये एंजाइम होगा या ये जीन होगा जो काम कर रहा होगा अच्छे से और उसके रोग का उपचार आसानी से हो जाएगा। इसी को हम भ्रूण उपचार या एम्ब्रियो थेरेपी कहते हैं। ठीक है।